अक्सर लोगों को लगता है कि प्लास्टिक पोल्यूशन का मतलब सिर्फ समंदर में तैरते हुए कछुए या प्लास्टिक में फंसी हुई मछलियां हैं, है ना? बिल्कुल। तस्वीरें देखकर एक दूरी का एहसास होता है, जैसे वो कोई दूसरी दुनिया की परेशानी हो। सही कहा। लेकिन सोचिए, अगर एक ऐसी अदृश्य धूल है जो सिर्फ फर्श पर नहीं बल्कि हमारे खून के बहाव में, हमारे दिल में और दिमाग के सबसे गहरे हिस्सों में भी जमा हो रही है, तब तो नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। तो आज 5 मई 2026 है और हमारी इस गहरी छानबीन का मकसद इसी अदृश्य सच को समझना है। हम मेडिकल जर्नल्स, हाल ही की साइंटिफिक रिपोर्ट्स जैसे जामा, नेचर मेडिसिन और एमडीपीआई की रिसर्च का विश्लेषण करेंगे। और इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा फोकस इस पर होगा कि माइक्रोप्लास्टिक्स और नैनोप्लास्टिक्स किस तरह परिवार की सेहत और आने वाली पीढ़ियों को अंदर से बदल रहे हैं। हाँ, और हमारा लक्ष्य कोई डर फैलाना नहीं है, बल्कि इस नई बायोलॉजिकल सच्चाई को समझना और बचने के प्रैक्टिकल तरीके खोजना है। बिल्कुल। और देखिए, इस सच्चाई को समझने के लिए सबसे पहले हमें इन कणों के आकार का फर्क समझना होगा। विज्ञान में जब हम माइक्रोप्लास्टिक्स कहते हैं तो मतलब 5 मिलीमीटर से छोटे टुकड़े, यानी लगभग एक तिल के दाने के बराबर। वो तो फिर भी थोड़े बड़े हुए। हाँ, लेकिन आज की रिसर्च जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित है वो है नैनोप्लास्टिक्स। ये 1 माइक्रोमीटर से भी छोटे होते हैं। मतलब एक इंसानी बाल की मोटाई भी इनके सामने बहुत विशाल है। बाप रे, मतलब वो इतने छोटे हैं कि उन्हें देखा ही नहीं जा सकता? बिल्कुल नहीं देखे जा सकते। और इतने छोटे होने का सीधा मतलब ये है कि ये शरीर के प्राकृतिक सुरक्षा कवच जैसे कोशिकाओं की बाहरी परत को आसानी से चकमा दे सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ शरीर से बाहर निकलने वाला कचरा नहीं है, ये खून में तैरकर सीधा ऑर्गन्स के अंदर बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब हम किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो हर जगह है। चलिए इस बात से शुरू करते हैं कि घर के अंदर के माहौल में ये पार्टिकल्स आ कहाँ से रहे हैं। आमतौर पर घर को सबसे सुरक्षित माना जाता है। हाँ, माना जाता है, पर डेटा कुछ और ही कहानी कह रहा है। असल में घर के अंदर का माहौल बाहरी माहौल से कहीं ज्यादा बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। सच में? मतलब बाहर के प्रदूषण से भी ज्यादा? हाँ, देखिए, बाहर हवा चलती है तो प्रदूषण बिखर जाता है, लेकिन घरों के अंदर, खासतौर पर आजकल के घरों में वेंटिलेशन या ताजी हवा का बहाव बहुत कम होता है। ये तो है। इसकी वजह से जो सिंथेटिक कारपेट्स हैं, सोफे के फैब्रिक हैं और पॉलिएस्टर जैसे कपड़ों से झड़ने वाले माइक्रोफाइबर्स, वो घर की धूल में लगातार जमा होते रहते हैं और हम उसी हवा में सांस लेते हैं। मतलब हमारे खुद के कपड़े और कारपेट ही हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। और रसोई में भी तो प्लास्टिक होता है ना? बिल्कुल। रसोई इसका एक बड़ा केंद्र है। जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं जिन पर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, उड़ते हैं। इसी तरह प्लास्टिक की कटिंग बोर्ड्स। अरे हाँ, कटिंग बोर्ड्स पर तो हम रोज सब्जी काटते हैं। हाँ, और जब उन पर चाकू चलाया जाता है तो हर कट के साथ प्लास्टिक के हजारों कण सीधे उस खाने में मिल जाते हैं जो परिवार की प्लेट में जाने वाला है। ये तो वो आदतें हैं जिन पर कोई सोचता भी नहीं है। और जब परिवार की बात आती है तो सबसे बड़ा सवाल बच्चों की सेहत का उठता है। एक जर्मन स्टडी का डेटा सामने आया था, है ना? जी बिल्कुल, बहुत ही चौंकाने वाला डेटा था वो। हाँ, उसके मुताबिक 3 से 17 साल के 97% बच्चों के खून और यूरिन में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए। 97%। ये कोई छोटा मोटा सैंपल नहीं है। बच्चों में ये मात्रा इतनी ज्यादा क्यों है? देखिए, बच्चों के इस आंकड़े के पीछे उनका व्यवहार और शारीरिक विकास दोनों जिम्मेदार हैं। जो बच्चे घुटनों के बल चलना सीख रहे हैं वो जमीन की उस धूल के सबसे करीब होते हैं जिसमें माइक्रोफाइबर भरे होते हैं। और वो हर चीज को छूकर मुंह में भी तो डालते हैं। बिल्कुल। उनका ये हैंड टू माउथ बिहेवियर उन्हें सीधा शिकार बनाता है। और इससे भी बड़ा खतरा प्लास्टिक की बेबी बॉटल से आता है। बेबी बॉटल्स? मतलब जो दूध की बोतलें होती हैं? हाँ, जब इन्फेंट फॉर्मूला बनाने के लिए उन बोतलों में गर्म पानी डाला जाता है और हिलाया जाता है तो गर्मी और घर्षण यानी फ्रिक्शन के कारण प्लास्टिक टूटने लगता है। एक बोतल हर बार करोड़ों नैनोप्लास्टिक्स छोड़ सकती है। बाप रे, करोड़ों एक बार में? हाँ, जो सीधे नवजात शिशु के शरीर में जाते हैं। और इसी सिद्धांत पर चाय के टी बैग्स भी काम करते हैं। एक नायलॉन का टी बैग गर्म पानी में अरबों माइक्रो पार्टिकल्स छोड़ देता है। अगर एक नवजात बच्चा दूध के साथ करोड़ों नैनोप्लास्टिक्स रोज निगल रहा है तो वो शरीर में जाकर करते क्या हैं? क्या वो बस पाचन तंत्र से होते हुए बाहर निकल जाते हैं? नहीं, वो अंदर ही फंस जाते हैं। 2024 की न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी ने तो पूरी मेडिकल कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया था। हाँ, मैंने भी सुना था इसके बारे में। इसमें हार्ट सर्जरी वाले मरीजों की बात थी ना? बिल्कुल। उनके आर्टेरियल प्लैक यानी नसों की रुकावट के अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स मिले
और जिन लोगों की नसों में ये प्लास्टिक थे, उनमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा काफी बढ़ गया था। अच्छा, तो मतलब वो सीधे नसों में जा रहे हैं? हाँ, यही बात नैनो प्लास्टिक्स को इतना खतरनाक बनाती है, क्योंकि ये इतने सूक्ष्म होते हैं, ये आंतों की दीवार को पार करके सीधे खून के बहाव में शामिल हो जाते हैं और नसों की अंदरूनी परत को डैमेज करते हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम कुछ नहीं करता इसके खिलाफ? करता है ना। जब ये कण खून की नसों में फंसते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम, खास तौर पे मैक्रोफेज कोशिकाएं, इन्हें बाहरी दुश्मन समझकर खाने की कोशिश करती हैं। जैसे वो बैक्टीरिया को खाते हैं। सही कहा। लेकिन शरीर के पास प्लास्टिक को पचाने वाले एंजाइम्स तो है नहीं, तो वो कोशिकाएं खुद मरने लगती हैं और वहां फोम सेल्स बना देती हैं। यही मृत कोशिकाएं और प्लास्टिक मिलकर नसों में पुरानी सूजन पैदा करते हैं। मतलब इम्यून सिस्टम एक ऐसा युद्ध लड़ रहा है जिससे वो कभी जीत ही नहीं सकता, और उस लड़ाई के मलबे से नसें ब्लॉक हो रही हैं। और अगर ये खून के जरिए दिल तक जा सकते हैं तो दिमाग तक भी पहुंचते होंगे। बिल्कुल पहुंचते हैं। 2025 की जो नेचर मेडिसिन की रिपोर्ट है, उसके आंकड़े बहुत ही विचलित करने वाले हैं। 2016 में दिमाग के टिश्यू में माइक्रोप्लास्टिक्स की मात्रा 3,345 माइक्रोग्राम थी, जो 2024 तक बढ़कर 4,917 माइक्रोग्राम हो गई। लेकिन डिमेंशिया के मरीजों में, हाँ, वो आंकड़ा तो डराने वाला था। 26,076 माइक्रोग्राम्स प्रति ग्राम। 26,000। क्या डिमेंशिया के मरीजों का दिमाग प्लास्टिक से भरता जा रहा है? ये विज्ञान के लिए अभी सबसे बड़ी जांच का विषय है। नैनोप्लास्टिक्स ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर लेते हैं, जो दिमाग को बचाने वाली एक बहुत मजबूत दीवार होती है, और इसे ट्रोजन हॉर्स इफेक्ट कहा जाता है। ट्रोजन हॉर्स मतलब वो अकेले नहीं जा रहे अंदर, कोई धोखा है इसमें? बिल्कुल। माइक्रोप्लास्टिक्स अकेले नहीं आते, उनके निर्माण में जो रसायन इस्तेमाल होते हैं, जैसे PBDE, जो आग से बचाने वाले केमिकल्स होते हैं, BPA और थैलेट्स, वो उनके साथ चिपके होते हैं। तो प्लास्टिक का कण तो सिर्फ एक सवारी है, असली हमलावर वो केमिकल्स हैं। लेकिन ये केमिकल्स अंदर जाकर काम कैसे करते हैं? देखिए, हमारे हार्मोन्स एक ताले और चाबी के सिस्टम की तरह काम करते हैं। सेल्स पर ताले होते हैं और नेचुरल हार्मोन्स चाबियां होती हैं। BPA और थैलेट्स जैसे रसायन इन चाबियों की नकल करते हैं। अच्छा, नकली चाबियां बन जाते हैं। हाँ, और ये नकली चाबियां ताले में घुसकर शरीर के सिग्नल्स को पूरी तरह कंफ्यूज कर देती हैं। इससे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। और ये सिर्फ खाने से नहीं होता। तो और कैसे होता है? जब हम सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं और पसीना आता है, तो पसीने के जरिए कपड़ों के ये केमिकल्स 8% तक सीधे स्किन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बाप रे, मतलब हमारे कपड़े भी हमें केमिकल्स दे रहे हैं। और दिमाग में क्या होता है इनका असर? दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे फेरोप्टोसिस कहते हैं। फेरोप्टोसिस? ये शब्द भारी लग रहा है। इसका लोहे से या आयरन से कोई लेना देना है क्या? क्योंकि दिमाग में आयरन और प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन अजीब लग रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आयरन हमारे दिमाग के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन फेरोप्टोसिस को आप न्यूरॉन्स के अंदर होने वाली माइक्रोस्कोपिक जंग या रस्टिंग की तरह समझ सकते हैं। मतलब दिमाग में जंग लग रही है? एक तरह से हाँ। जब माइक्रोप्लास्टिक्स दिमाग में आयरन के संपर्क में आते हैं तो वो भयंकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं। सरल शब्दों में ये न्यूरॉन्स को अंदर से खोखला करके मारना शुरू कर देते हैं। ये तो बहुत ही साफ और डरावनी तस्वीर है। एक बाहरी कण हमारे सबसे अहम ऑर्गन्स को अंदर से गला रहा है। पर ये सब शुरू कहाँ से हो रहा है? सीधा खून से या पेट से? शरीर में सब कुछ आपस में जुड़ा है। इसे गट लिवर ब्रेन एक्सिस कहते हैं। जब खाने या पानी से प्लास्टिक आंतों में पहुंचता है तो सबसे पहले वहां इन्फ्लेमेशन शुरू होता है। आंतों में सूजन। हाँ, और वहां से सारा केमिकल कचरा शरीर के फिल्टर यानी लिवर के पास जाता है। लिवर इन सिंथेटिक तत्वों को तोड़ने की कोशिश में थक जाता है और उसका मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। और फिर लिवर दिमाग को सिग्नल भेजता होगा। बिल्कुल। जब लिवर डिस्टर्ब होता है तो वो खून में स्ट्रेस सिग्नल्स भेजता है जो सीधे दिमाग तक पहुंचते हैं। मतलब आंतों की गड़बड़ी लिवर से होते हुए दिमाग तक अपनी आंच पहुंचा देती है। अगर बड़ों के मजबूत शरीर में यह हाल है, तो जो अभी दुनिया में आए भी नहीं है, उनका क्या? भ्रूण का विकास तो मां पर निर्भर करता है, और मैंने पढ़ा था कि नैनोप्लास्टिक्स प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर चुके हैं। हाँ, प्लेसेंटा में जन्म के पहले मल में और ब्रेस्ट मिल्क तक में पाए गए हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत हैरान करने वाला मोड़ आता है। क्या? हमेशा कहते हैं कि प्रेगनेंसी में माँ की डाइट का असर बच्चे पर पड़ता है, लेकिन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने पिता की भूमिका पर एक नया खुलासा किया है। पिता की भूमिका मतलब पिता का प्लास्टिक से संपर्क बच्चे की सेहत बिगाड़ सकता है? बिल्कुल। इस रिसर्च ने पहली बार यह साबित किया है। चूहों पर प्रयोग हुआ था और पेंडोरा सीक्वेंसिंग नाम की एडवांस तकनीक इस्तेमाल हुई।
इससे पता चला कि माइक्रोप्लास्टिक्स ने पिता के स्पर्म के आरएनए में गहरे बदलाव कर दिए थे। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अगर डीएनए एक रेसिपी बुक है, तो क्या माइक्रोप्लास्टिक्स उस रेसिपी बुक के पन्ने फाड़ रहे हैं? नहीं, वो पन्ने या शब्द नहीं बदल रहे। यहीं पर एपिजेनेटिक्स का विज्ञान आता है। अगर डीएनए रेसिपी बुक है, तो एपिजेनेटिक्स उन स्टिकी नोट्स की तरह हैं जो कुक को बताते हैं कि कौन सी रेसिपी बनानी है। अच्छा, मतलब किसमें नमक ज्यादा डालना है या कौन सा पन्ना छोड़ना है? बिल्कुल। माइक्रोप्लास्टिक्स डीएनए को नहीं बदल रहे, बल्कि उन स्टिकी नोट्स की हिदायतों को बदल रहे हैं। पिता बाहर से स्वस्थ दिख सकता है, लेकिन उसके अंदर के मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट्स बदल चुके हैं। तो मतलब एक स्वस्थ दिखने वाला इंसान जो रोज प्लास्टिक की बोतल से पानी पी रहा है या सिंथेटिक कपड़ों में जिम जा रहा है, वो अनजाने में अपने बच्चे के लिए गलत स्टिकी नोट्स तैयार कर रहा है। हाँ, यही हो रहा है। स्टडी में देखा गया कि जब उन नर चूहों का प्रजनन ऐसी मादा चूहों से हुआ जिनका प्लास्टिक से कोई संपर्क नहीं था, तो पैदा होने वाली मादा बच्चों में डायबिटीज के लक्षण आ गए। बाप रे, बिना प्लास्टिक छुए ही? उन नर बच्चों में फैट मास कम हो गया, जेनेटिक एक्सप्रेशन पूरी तरह भटक गया था। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ एक पीढ़ी तक नहीं रुकता। क्या बात कर रहे हैं, और आगे भी जाता है? हाँ, शोध इशारा करते हैं कि ये तीसरी पीढ़ी यानी F3 पीढ़ी तक जा सकता है, परदादा से लेकर परपोते तक। किडनी और ओवेरियन डिस्फंक्शन जैसी समस्याएं बिना सीधे प्लास्टिक संपर्क के भी सामने आ सकती हैं। ये जानकारी किसी को भी गहरी निराशा में डाल सकती है। ऐसा लगता है जब हवा, पानी, धूल हर जगह प्लास्टिक है, तो हम किसी जाल में फंस चुके हैं जिससे निकलने का रास्ता ही नहीं है। निराशा आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें डरना नहीं है। विज्ञान का काम सिर्फ डराना नहीं है। इंसान के शरीर ने हजारों सालों में कई बाहरी टॉक्सिन्स का सफलतापूर्वक सामना किया है, जैसे धुआं या बैक्टीरिया। हाँ बिल्कुल। हमारे लिवर और किडनी का जो नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम है, वो बेहद शक्तिशाली है। समस्या सिर्फ इतनी है कि आजकल प्लास्टिक का इतना भारी बोझ डाल दिया है कि वो सिस्टम थकने लगे हैं। अच्छा, मतलब अगर हम शरीर में नए प्लास्टिक की एंट्री को कम कर दें, तो शरीर खुद को हील कर सकता है। 100% हील कर सकता है। अमेरिका की EPA और HHS ने स्टॉम्प इनिशिएटिव भी शुरू किया है, खासतौर पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को इस बोझ से बचाने के लिए। तो घर के स्तर पर बिना किसी बड़े खर्चे के हम प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं? सबसे बुनियादी चीज है पानी। प्लास्टिक की बोतलों वाला पानी पीना पूरी तरह बंद करना होगा। उसकी जगह घर का फिल्टर किया हुआ पानी पिएं। रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ फिल्टर नैनो प्लास्टिक्स को निकाल देता है ना? हाँ, रिसर्च बताती है कि आरओ फिल्टर 99% तक नैनो प्लास्टिक्स हटा देता है। बस ध्यान रहे कि आरओ पानी के मिनरल्स भी निकाल देता है, इसलिए पानी में रीमिनरलाइजेशन यानी कैल्शियम मैग्नीशियम वापस मिलाना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो बहुत आसान है। और अगर हम रसोई की बात करें? रसोई में जो घिसे हुए नॉन स्टिक पैन है, उन्हें तुरंत बाहर कर देना चाहिए। खाना पकाने के लिए कास्ट आयरन या स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करें। और प्लास्टिक कटिंग बोर्ड की जगह लकड़ी का बोर्ड ले सकते हैं। बिल्कुल। और खाना स्टोर करने के लिए कांच के बर्तन इस्तेमाल करें। ये बहुत छोटे बदलाव हैं जो रोजाना निगले जाने वाले प्लास्टिक को सीधा शून्य के करीब ला सकते हैं। और हवा या कपड़ों के लिए क्या करें? घर में क्रॉस वेंटिलेशन यानी ताजी हवा का आना जाना बहुत जरूरी है। अगर संभव हो तो HEPA फिल्टर वाले एयर प्यूरिफायर चलाएं। और कपड़ों के लिए खासकर कसरत करते समय सिंथेटिक की जगह सूती यानी कॉटन के कपड़े पहनें, ताकि पसीने के जरिए केमिकल्स एब्जॉर्ब ना हो। बिल्कुल सही। तो आज की इस पूरी गहरी छानबीन को अगर समेटा जाए तो तस्वीर साफ है। माइक्रोप्लास्टिक्स सिर्फ समुंदर का कचरा नहीं है, ये हमारे ड्राइंग रूम की धूल से लेकर हमारे दिल की नसों में और हमारी आने वाली पीढ़ियों की जेनेटिक बनावट तक पहुंच चुके हैं। हाँ, ट्रोजन हॉर्स इफेक्ट और वो फेरोप्टोसिस वाली प्रक्रिया बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी राहत यही है कि हमारा अपना डिटॉक्स सिस्टम अभी भी काम कर रहा है। कांच के बर्तन, आरओ पानी और बेहतर वेंटिलेशन जैसी सावधानियां हमें बचा सकती हैं। बिल्कुल। इस छानबीन को खत्म करते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छोड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल। हमने आज देखा कि माइक्रोप्लास्टिक्स किस तरह पिता के स्पर्म के जरिए चूहों में 3 पीढ़ियों तक एपिजेनेटिक बदलाव ला रहे हैं। अब एक पल के लिए इस धरती की पूरी तस्वीर को देखिए। अगर इस ग्रह पर मौजूद हर एक प्रजाति, समंदर के जीवों से लेकर हम इंसानों तक, हर कोई इन माइक्रोप्लास्टिक्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और अपने बच्चों के जेनेटिक एक्सप्रेशन को बदल रहा है, तो क्या हम सब अनजाने में इस पूरी दुनिया के एवोल्यूशन की दिशा ही बदल रहे हैं? बाप रे,
ये तो बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम पृथ्वी पर जीवन के विकास का एक नया अध्याय लिख रहे हैं जो पूरी तरह प्लास्टिक पर आधारित है? हाँ, ये सिर्फ स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, ये जीवन के भविष्य का सवाल है। इस बारे में खुद से और अपने परिवार के साथ जरूर विचार करें। तब तक के लिए अपनी खोजबीन जारी रखें और सुरक्षित रहें।